Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We are going to start our next lectures that are vacuoles, mitochondria, plastids, centrioles and cytoskeleton. A short message for you. Work hard in silence. Let success make the noise. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स ये है कि हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वैक्यूल का स्ट्रक्चर और फंक्शन और एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का और उसका फंक्शन डिस्कस करेंगे. प्लास्टिड्स का, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर और फंक्शन. उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का जो इंटरलिंक फंक्शन है वो, और उसके बाद हम स्ट्रक्चर और कंपोजिशन ऑफ एंड फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल्स एंड साइटोस्केलेटन, और एंड पे जो है वो सीलिया एंड फ्लैजेला के मूवमेंट का मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे. सबसे पहले प्लांट सेल, इसका एक सेंट्रल वैक्यूल होता है. प्लांट सेल में मेन जो है वो वैक्यूल प्लांट सेल में सारे फंक्शन परफॉर्म करता है. सबसे पहले वैक्यूल होता है क्या? लार्ज वेजिकल और वैक्यूल होता है ओरिजिनेट वेजिकल होता है सॉरी लार्ज वेजिकल ओरिजिनेट फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. फंक्शन इसका है कि एनिमल सेल में ये फूड वैक्यूल के तौर पे काम करता है और ये बनता फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू है. बहुत से फ्रेश प्रोटिस्ट में जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल काम करता है, और क्या करता है कि इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम होता है कि एक्सेस वाटर को बाहर निकालना और एक सूटेबल कंसंट्रेशन आइंस की और मॉलिक्यूल्स की सेल के अंदर सूटेबल कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना. यंग प्लांट सेल में बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं जिन्होंने जो है वो होल्ड किया हुआ होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, और प्रोटेक्शन भी करते हैं अगेंस्ट हर्बीवोरस के, क्योंकि इन छोटे छोटे वैक्यूल्स के अंदर पॉइजनस और हार्मफुल अनप्लेजेंट होता है एनिमल्स के लिए मटेरियल कंपाउंड्स, जो कि अगर हर्बीवोरस खाएंगे तो उनको अच्छा नहीं लगता. तो ये क्या है कि अपने अंदर वो स्टोर करते हैं, लेकिन जब मैच्योर हो जाते हैं ये सब छोटे छोटे वैक्यूल मिलकर बड़ा सा वैक्यूल बना देते हैं, और develops by the coalescence of smaller vacuole. सेंट्रल वैक्यूल एक बड़ा सा जो सारे फंक्शन परफॉर्म करता है. इसके अंदर जो सोल्यूशन होता है उसको हम कहते हैं सेल सैप, और इसका जो मेन रिजर्वायर है वो इनऑर्गेनिक आयंस हैं, जिसमें इंक्लूड है पोटाशियम क्लोराइड प्लांट सेल में. उसके बाद जो टोनोप्लास्ट है, अब जो मेम्ब्रेन सेपरेट करती है वैक्यूल को प्लाज्म से उसको कहते हैं टोनोप्लास्ट. अब जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है उसका एक मेजर रोल है, वो मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है. ज़ाहिर है उसके अंदर सेल सेप है, वो टर्गर प्रेशर भी देगा जिसकी वजह से टर्जिडिटी होगी प्लांट में, और एक्ट भी करता है एज अ स्टोर हाउस ऑफ द सेल. उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है यूकेरियोटिक सेल्स में. कुछ सेल जो हैं वो सेल्स के अंदर जो है वो सिंगल लार्ज माइटोकॉन्ड्रियन होता है. सिंगल को हम माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं, लेकिन बहुत से जो होते हैं वो उनके अंदर हंड्रेड्स और थाउजेंड्स होते हैं. अब इसकी जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो है वो हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सेल में होते हैं तब जब हमें रिक्वायर्ड होता है. फॉर एग्जांपल जिस जगह पे रिक्वायर्ड होता है ज़्यादा एक्टिविटी, जितनी ज़्यादा एक्टिविटी होगी उतनी ही ज़्यादा जो है उतने ही माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर ज़्यादा होंगे. अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी की बात करें तो अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो फटीग होती है सेल्स के अंदर ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया बनते हैं, और हैवी एक्सरसाइज करें तो मसल्स के अंदर बन जाते हैं. उसके बाद जो है वो हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, और इनके अंदर अपने आप को डिवाइड करने की कैपेबिलिटी होती है. ये जो होते हैं ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं. उसके बाद डिस्कस करते हैं ये इसका स्ट्रक्चर है. इसमें इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है इसमें पोरिन्स होते हैं, टाइप ऑफ स्टॉकलेस पार्टिकल्स, और एक तो आउटर मेम्ब्रेन होती है. उसके बाद इनर मेम्ब्रेन जो फोल्डेड फॉर्म में होती हैं, जिसको सिस्टर ने बना देते हैं. उसके बाद इसके अंदर का जो मैट्रिक्स है, उसके बाद इसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं, अपना डीएनए भी होता है, मैसेंजर आरएनए, पॉलीसोम इसके अपने होते हैं, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल का भी होता है, और इसके अंदर ग्रेन्यूल कैल्शियम फॉस्फेट भी होता है.
और उसके बाद इसके अंदर जो है वो एटीपी सिंथेज जो कि जिसको हम स्टॉक पार्टिकल या F1 पार्टिकल कहते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं और जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हेल्प आउट करते हैं। और ये जो पोरिन्स होते हैं, पोरिन्स हैं आउटर मेम्ब्रेन पे, ये अलाउ करते हैं कुछ पार्टिकल्स को इन एंड आउट फ्रॉम द सेल, कि वो सेमी परमिएबल है इस वजह से कि स्पेसिफिक कंपाउंड्स या मटेरियल्स को अलाउ करते हैं कि वो सेल के अंदर आ सकें या जा सकें, ऑर्गेनेली के अंदर। इसके सिलेंड्रिकल या रोड शेप के होते हैं जो कि 2 to 5 माइक्रोमीटर माइटोकॉन्ड्रिया का साइज़ है और डायमीटर में 0.5 से 1 माइक्रोमीटर डायमीटर में प्रेजेंट होते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, आउटर और इनर लेयर। ईच मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की होती है। इसकी यूनिक कलेक्शन है। इसके एम्बेडेड होते हैं पोरिन्स, पहले डिस्कस किए हैं कि आउटर मेम्ब्रेन पर होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन पे स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं, इसको हम कहते हैं पोरिन्स। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब जो पोरिन्स है वो अलाउ करते हैं फ्री पैसेजेस ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स को इनटू द इनर मेम्ब्रेन स्पेस। अब क्रिस्टी वो होते हैं, इनर मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिव परमिएबल और फोल्ड होती है इनवर्ट्स अंदर की तरफ। उसको जो फोल्ड वाले इसके सारा इनर मेम्ब्रेन है फोल्डेड सारी, उसको कहते हैं जस्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन जाते हैं और इनको हम कहते हैं क्रिस्टा। सिंगल को क्रिस्टा और टोटल होल को क्रिस्टी। ये सर्व करते हैं कि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और जो इनर सरफेस है क्रिस्टी का वो फर्निश हुए होते हैं ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर से, जिसको हम स्टॉक पार्टिकल भी कहते हैं, F1 पार्टिकल कहते हैं। ये एक्चुअली एटीपी सिंथेज एंजाइम्स होते हैं। अब कुछ और कॉम्प्लेक्सेस भी हैं, सेवरल अदर कॉम्प्लेक्सेस आर आल्सो फाउंड इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जो कि सर्व करते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। जो इनर मेम्ब्रेन है वो डिवाइड होती है 2 इंटरनल कंपार्टमेंट्स में। एक है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो कि नैरो रीजन है बिटवीन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन के, और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो इनक्लोज होती है इनर मेम्ब्रेन, जस्ट जेली लाइक मटेरियल होता है। इसके अंदर सर्कुलर डीएनए, ऑल काइंड्स ऑफ आरएनए, राइबोसोम्स, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये कंपोनेंट इंडिकेट करते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रियन का इसका अपना जेनेटिक सिस्टम है और अपनी प्रोटीन है जो रिक्वायर है माइटोकॉन्ड्रिया को खुद ब खुद सिंथेसाइज करने के लिए। अपना इसकी मेटाबॉलिक मशीनरी है जिसमें जो है वो बनते हैं प्रोटीन्स और ये सब चीज़ें, आरएनए और डीएनए, और अपनी जेनेटिक मटेरियल और मशीनरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी अपनी हेल्ड करते हैं। उसके बाद फंक्शन इसका है कि सेलुलर रेस्पिरेशन में मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जिसमें ऑक्सीजन यूज़ होते हैं जनरेट करते हैं एटीपी by extracting energy from sugars, fats and other organic compounds, और enzymes in the matrix catalyze करते हैं some of the steps of cellular respiration, जो for example जिसमें Krebs cycle में। उसके बाद other proteins हैं जो बनाती हैं एटीपी जनरेशन का काम करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू, और ये इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं ये प्रोटीन्स। और जो है वो मेन जो इनका काम वो है सेलुलर रेस्पिरेशन। उसके बाद डिस्कस करते हैं प्लास्टिड्स। प्लांट्स में और अलगल सेल्स में प्रेजेंट जो नेसेसरी होते हैं लाइफ प्रोसेसेस के लिए एसेंशियल होते हैं, लाइक फोटोसिंथेसिस और फूड स्टोरेज के लिए प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। अब प्लास्टिड्स को जो है वो क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स और इसकी जो डेवलपमेंट की स्टेज है। ये जो 4 तरह के होते हैं, 4 काइंड्स ऑफ प्लास्टिड्स। एक है प्रोप्लास्टिड्स, ल्यूकोप्लास्टिड्स, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। अब जो प्रोप्लास्टिड्स होते हैं वो यंग और इमेच्योर डेवलपिंग प्लास्टिड्स होते हैं। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलीज हैं और ये डिवाइड और रीडिवाइड होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स में और डिस्ट्रीब्यूट होते हैं डिफरेंटली सेल टाइप्स में। डिपेंड करता है अपॉन स्ट्रक्चर के कहाँ ये प्रेजेंट होंगे, इंट्रासेलुलर फैक्टर्स एंड ऑन द एक्सपोजर टू लाइट दे मे डेवलप इनटू ल्यूकोप्लास्ट। अगर तो फैक्टर्स चेंज होते हैं या लाइट का एक्सपोजर ज़्यादा होता है तो क्या होता है कि ये ल्यूकोप्लास्ट में कलरलेस प्लास्टिड्स में चेंज हो जाते हैं। और जो या क्लोरोप्लास्ट में जहाँ पे ग्रीन जो जिसको हम ग्रीन प्लास्टिड्स भी कहते हैं। अच्छा, अब जो है वो नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं एशियोप्लास्ट। ये वो टाइप है ल्यूकोप्लास्ट की जो एक लाइट के एक्सपोजर पे क्लोरोप्लास्ट बन जाते हैं। इसी तरह जो क्लोरोप्लास्ट है वो ल्यूकोप्लास्ट भी बन सकते हैं, लेकिन जो कलर्ड प्लास्टिड्स हैं
वो पेटल्स में प्रेजेंट होते हैं और टर्मिनली डिफ्रेंशिएट होते हैं। उसके बाद डिस्कस करते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट है ये प्रेजेंट होते हैं पेरेन्काइमा सेल्स में, रूट स्टेम में और सीड्स में। ये एक्ट करते हैं एज अ स्टोरेज ऑर्गेनेली और इनकी बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ सब्सटेंस दे स्टोर दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट स्टोर करता है स्टार्च को, इलायोप्लास्ट स्टोर करता है लिपिड्स को और प्रोटीनोप्लास्ट स्टोर करता है प्रोटीन को। उसके बाद है क्रोमोप्लास्ट, ये सिंथेसाइज और स्टोर करता है कलर्ड पिगमेंट्स अदर देन ग्रीन, इसीलिए ये जो है वो फ्लावर्स की पेटल्स में होता है और फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसकी अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को और पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं इंसेक्ट्स इसकी पॉलिनेशन में। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं और एक्ट करते हैं एज अ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये पहले डिस्कस किया है कि क्लोरोप्लास्ट में ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट्स क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट। उसके बाद स्ट्रक्चर और फंक्शन क्लोरोप्लास्ट का डिस्कस करते हैं। एक तो डिस्कॉइड स्ट्रक्चर है, कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, एक तो इन्वेलप, दूसरा स्ट्रोमा, तीसरा थाइलाकॉइड बॉन्डेड मेम्ब्रेन्स होती हैं। स्मूथ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। अब जो आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह उसके पोरेंस होते हैं और परमिएबल है और कुछ फ्रीली परमिएबल टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, लेकिन लार्ज मॉलिक्यूल्स को एज सच जो है फ्रीली वो इन एंड आउट क्रॉस नहीं करवाता। और जो इनर मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल है और प्रोटीन रिच इन प्रोटीन्स। इन दो इंटर मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस 25 से 75 एंगस्ट्रॉम होती है। उसके बाद स्ट्रोमा, जो ग्राउंड में ऐसा क्लोरोप्लास्ट को उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। कलरलेस प्रोटीनेशियस सब्सटेंस है जो कि बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरह, इसके अंदर स्मॉल सर्कुलर डीएनए है, काइंड ऑफ आरएनए है, राइबोसोम और वेरियस एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो थाइलाकॉइड हैं ये बेसिकली मेम्ब्रेन्स हैं। ये जो क्लोरोफिल है इसके अंदर एक सिस्टम है रिंग लाइक ना, बेरिंग डबल मेम्ब्रेन लैमेला दैट फ्रॉम फ्लैटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड थाइलाकॉइड। आगे डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर में। एक तो स्मॉलर भी थाइलाकॉइड्स होती हैं, लार्जर भी। अब जो स्मॉलर थाइलाकॉइड है, डिस्क लाइक सैक्स विच आर पिल्ड ओवर वन अनदर लाइक स्टॉक ऑफ कॉइन्स, जैसे कॉइन्स इकट्ठे एक दूसरे के ऊपर रख दिए जाएं उस शेप के ये थाइलाकॉइड स्मॉलर थाइलाकॉइड्स होते हैं। ईच स्टॉक के अंदर जो है वो ईच स्टॉक को हम ग्रेनम कहते हैं, जिसके अंदर ईच ग्रेनम के अंदर 25 से 50 थाइलाकॉइड होते हैं एक दूसरे के ऊपर, ऐसे जैसे सिक्के पड़े हुए होते हैं। सिक्के की एक ढेर लगा दें, लाइन लगा दें, उनको एक स्टॉक रख दें तो उसके अंदर 20 से 25 थाइलाकॉइड जो स्ट्रक्चर देगा, जस्ट लाइक स्मॉलर थाइलाकॉइड जस्ट लाइक कॉइन्स होते हैं। और 40 to 60 होते हैं ईच क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जबकि 20 to 25 जो है वो इकट्ठे ग्रेनम बना के रहते हैं। अब जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो भी इस मेम्ब्रेन के अंदर, स्मॉलर थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब जो लार्जर थाइलाकॉइड है वो कनेक्ट करता है ग्रेना को एक दूसरे के साथ और ये कलरलेस होता है और जो है इसको हम इंटरग्रेना भी कहते हैं। अब जो क्लोरोप्लास्ट है वो जगह जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है, इसका जो फर्स्ट फेज़ है फोटोसिंथेसिस का लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, जिसमें डायरेक्ट लाइट जो है वो कैप्चर होती है और एटीपी बनता है, एटीपी में कन्वर्ट होती है, मतलब कि सनलाइट केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ये जो है ये फेज़ ग्रेना रीजन में क्लोरोप्लास्ट के अक्कर होता है और सेकंड फेज़ जो है वो स्ट्रोमा रीजन में अक्कर होता है, जो कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, जिसको हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, जिसमें CO2 रिड्यूस होता है कार्बोहाइड्रेट में और जो एंजाइम है वो स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं, ये एक्टिविटी करवाते हैं। ये सेकंड फेज़ जो है फोटोसिंथेसिस का वो स्ट्रोमा रीजन में अक्कर होता है। उसके बाद है इसका स्ट्रक्चर, ये जो है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेसिस हैं उसको थाइलाकॉइड स्पेसिस कहते हैं और आउटर पे लैमेला
सबसे पहले ये आपको राइट साइड पे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। इसकी इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन्स हैं और इन दोनों के दरमियान स्पेस है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब जो इसको लार्ज करके दिखाया गया, एरो शो कर रहा है। अब जो है वो स्ट्रोमल लेमला, जिसको हम स्मॉल लार्जर लेमला भी कहते हैं, उसके बाद थाइलाकॉइड डिस्क हैं। थाइलाकॉइड डिस्क एक दूसरे के ऊपर ऐसे पड़ी हुई हैं जैसे कॉइन्स पड़े हुए होते हैं, इसको हम कहते हैं ग्रेनम या ग्रेना। अब स्ट्रोमा के अंदर जो है वो सेकंड फेज डार्क सेक्शन प्रोसीड होता है और थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स पे जो है वो फर्स्ट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस जो कि लाइट रिएक्शंस प्रोसीड होते हैं, अकर होते हैं। उसके बाद डिस्कस करते हैं सेंट्रियोल्स जो हैं वो नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेलीज हैं और ये मेनली एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और ये फंजाई सेल्स में भी होते हैं, लाइक प्रोटिस्ट में, जिसमें सच एज स्लाइम मोल्ड एंड वाटर मोल्ड। अब जो सेंट्रियोल्स है वो रोड शेप के होते हैं, स्ट्रक्चर यूजुअली अकर होते हैं पेयर्स में। ये जो है ये राइट एंगल पे एक दूसरे के पड़े हुए होते हैं न्यूक्लियस के एक पोल की तरफ। सेंट्रियोल जो है वो 0.15 से 0.25 माइक्रोमीटर डायमीटर होते हैं और 0.3 से 2 माइक्रोमीटर इन लेंथ होते हैं। सेंट्रियोल जो है वो डिस्टिंक्टली स्टेनिंग रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म नोन एज सेंट्रोस्फेयर, और जो सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोस्फेयर है उनको इकट्ठा हम सेंट्रोसोम कहते हैं। अब ईच सेंट्रियोल जो है वो 9 ट्रिपलेट्स माइक्रोट्यूब्यूल से बनता है, जिनकी सर्कुलरली अरेंज एक सेंट्रल एक्सिस के अरेंज सर्कल में अरेंज हुए होते हैं। अब जो सेंट्रियोल का पेयर है वो डुप्लीकेट होता है और फिर उसके बाद माइग्रेट होता है बोथ साइड्स पे जब सेल डिवीजन हो रही होती है। अब जो बोथ सेंट्रियोल पेयर हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स निकालते हैं जिनको स्पिंडल फाइबर कहते हैं। ये सेल डिवीजन के अंदर मेनली जो है वो ये फंक्शन होता है इसका, और इसका होल स्ट्रक्चर जो है स्पिंडल फाइबर का, और इसका पूरा इसको कहते हैं माइटोटिक अपरेटस, और ये डिस्ट्रीब्यूट करता है क्रोमोसोम्स को डॉटर सेल के अंदर फ्रॉम पेरेंट सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। उसके बाद साइटोस्केलेटन, 3 different kind of fibrous structures are distributed from nucleus to the plasma membrane। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस तक जितना भी साइटोप्लाज्म है उसके अंदर फाइब्रस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है पूरे सेल में। उनमें से वो जो हैं वो 3 तरह के होते हैं, जिसमें माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। सबसे पहले डिस्कस करते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। इसको हम एक्टिन फिलामेंट्स भी कहते हैं और एक्सट्रीमली थिन होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स होते हैं 7 नैनोमीटर, और ये बंडल्स या मैश लाइक नेटवर्क के प्रेजेंट होता है सूरत में। और जो एक्टिन फिलामेंट है उसके अंदर 2 चेन्स होती हैं, ग्लोबुलर एक्टिन मोनोमर्स, और ये ट्विस्ट होती हैं एक दूसरे के राउंड में हेलिकल मैनर में। और ई चेन है वो उसको हम कहते हैं फाइब्रस या फिलामेंटस एक्टिन, एफ एक्टिन। 2 चेन्स हैं ट्रोपोमायोसिन, 2 चेन्स ऑफ ट्रोपोमायोसिन, ये भी ट्विस्ट होती हैं अराउंड एन एक्टिन फिलामेंट, और ये अरेंज होती है एंड एन अदर प्रोटीन ट्रोपोनिन अकर्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट्स। यानी कि एक तो ये ट्विस्ट फॉर्म में होती हैं, उसके बाद एक और जो है वो फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट्स की सूरत में प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसको ट्रोपोनिन कहते हैं। इंटरवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ पूरे फिलामेंट के इंटरवल्स पे, स्पेसिफिक जो है वो स्पेसिस के बाद। ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल अंडर, फाउंड जस्ट अंडर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जहाँ पे इंश्योर होता है कि यहाँ पे सर्कुलर स्ट्रीमिंग होनी है साइटोप्लाज्म के अंदर, पूरे सेल के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी होनी है, वहाँ पे ये ट्रोपोमायोसिन प्रेजेंट होते हैं। कुछ सेल्स में, मसल्स में ये बहुत ज़्यादा होती हैं, फाउंड एज बंडल्स, इनको हम मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। इन दिस फॉर्म ये क्या करते हैं कि सेल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करती हैं। ये है माइक्रोफिलामेंट। सबसे पहले ट्रोपोमायोसिन, एक्टिन और ट्रोपोनिन। एक्टिन जो है वो ट्विस्ट फॉर्म में, लेयर जो है उसकी ट्विस्ट फॉर्म में, उसके अंदर ट्रोपोनिन प्रोटीन प्रेजेंट है। उसके बाद है माइक्रोट्यूब्यूल नंबर 2 पे, ये जस्ट वो सेंट्रियोल्स में जो प्रेजेंट होती है सर्कुलर फॉर्म में। उसके बाद है इंटरमीडिएट फिलामेंट, इसके अंदर विमेंटिन मॉलिक्यूल होता है, और जो जबकि माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर ट्यूबुलिन सब यूनिट होता है सेंट्रियोल के अंदर।
उसके बाद माइक्रोट्यूब्यूल्स को डिस्कस करते हैं। कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, ट्यूबुलिन और होलो सिलेंडर होता है अबाउट 25 नैनोमीटर इन डायामीटर और 0.2 टू 0.25 माइक्रोमीटर इन लेंथ। और ईच ट्यूबुलिन का एक डायमीटर है। इसके 2 सब यूनिट्स हैं, अल्फा और बीटा। और ये पेयर्ड फिलामेंट्स लीनियर अरेंजमेंट में होती हैं, क्वाइल्ड और ट्विस्टेड फॉर्म में, और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना देते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की फॉर्म में होता है। प्लांट सेल्स में जो है ये फ्रीली डिस्पर्स्ड होता है साइटोप्लाज्म में, और ऑर्गेनाइज करता है अपने आप को सिर्फ सेल डिवीजन के दरमियान में स्पिंडल एज अ माइटोटिक अपरेटस, और इंश्योर करता है डिस्ट्रीब्यूशन की क्रोमोसोम्स की डिस्ट्रीब्यूशन में डॉटर सेल्स के दरमियान। अब जो एनिमल सेल्स में है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रियोल्स, सीलिया, फ्लैजेला और बेसल बॉडी। जबकि जो इंटरमीडिएट फिलामेंट डिस्कस करते हैं उसको वो नैनोमीटर इन डायमीटर होते हैं, 8 to 10 नैनोमीटर इन डायमीटर, और इनका इंटरमीडिएट साइज होता है बिटवीन एक्टिन फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल, इसीलिए इसको इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कहते हैं। जो इसकी बेसिक प्रोटीन है सब यूनिट है वो है वाइमेंटिन, और वाइमेंटिन सब यूनिट है वो भी चेन्स और स्ट्रिंग की सूरत में होता है, लीनियर अरेंजमेंट। और जो है ये 3 चेन्स होती हैं इसकी, और ट्विस्ट होती हैं 3 चेन्स आपस में ईच अदर इन सच अ वे दैट नो होलो स्पेस इज़ लेफ्ट। इनके दरमियान होलो स्पेस नहीं होती। जबकि माइक्रोट्यूब्यूल्स के जो अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन के अल्फा और बीटा दोनों ट्विस्ट होती हैं, तो उनके अंदर थोड़ी सी होलो स्पेस होती है। इधर यूजुअली फॉर्म आर नेटवर्क, ये नेटवर्क बना देती हैं इन द साइटोप्लाज्म, जो कि प्रोवाइड करती है मैकेनिकल सपोर्ट न्यूक्लियर एनवेलप को और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। उसके बाद जो है वो हम डिस्कस करें सीलिया और फ्लैजेला को। सीलिया जो है वो सीलियम से निकला है, लैटिन आईलैश जिसका मतलब है हेयर, और फ्लैजेला जो है वो विप, जस्ट हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। दोनों ही हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती है और दोनों ही लोकोमोशन में हेल्प आउट करती हैं। ये स्ट्रक्चर हेल्प आउट करते हैं ऑर्गेनिजम्स का। और जो इंटरनल स्ट्रक्चर है दोनों का वो तकरीबन सेम है, सिर्फ साइज़ का डिफरेंस है, नंबर का और थोड़ा सा पैटर्न की मूवमेंट का डिफरेंस है। अब जो फ्लैजेला है वो ज़रा लंबा है, लॉन्गर होता है, फ्यू इन नंबर्स, मतलब कि कम होते हैं नंबर में, 1, 2 या 4 या एक गुच्छा सा बस होगा। लेकिन जो सीलिया वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और इनकी जो फ्लैजेला की मूवमेंट होती है अंडुलेटिंग मूवमेंट, मतलब कि जो है वो प्रोपेलर लाइक मोशन होती है। जबकि ये इस जो है स्लाइड में क्लियर नज़र आ रहा है कि जो सीलिया है उसकी बैक एंड फोर्थ बीटिंग है, जबकि जो है फ्लैजेलम की अंडुलेटिंग मूवमेंट है, जैसे बीट कर रहा होता है इंडिपेंडेंटली। सीलिया ज़्यादा होते हैं तादाद में, शॉर्ट होते हैं और परपेंडिकुलरली मेटाक्रोनसली मूव करते हैं, मतलब कि सीलिया एक पूरा रो में होते हैं ज़्यादा सारे, और बीट कर रहे होते हैं एक दूसरे को मूव करने के लिए, और सिंक्रोनस रिदम होता है। और सीलिया ऑफ अ रो बीटिंग एक साथ जो है वो मूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट में स्ट्रक्चर है सीलिया का और फ्लैजेला का, दोनों ही बेसल बॉडी से ओरिजिनेट हुए हैं और साइटोप्लाज्म में एम्बेड, जो कि बेसल बॉडी साइटोप्लाज्म में एम्बेड होती है एम्बेडेड फॉर्म में। दोनों ही लॉन्गिट्यूडनल एक्सोनिम, दोनों के अंदर जो है लॉन्गिट्यूडनल एक्सोनिम होता है, जो कि स्पाइरल शीथ के गिर्द जो है वो इनक्लोज इन अ स्पाइरल शीथ ऑफ साइटोप्लाज्म एंड मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूस विद द सेल मेम्ब्रेन। अब जो एक्सोनिम है वो बंडल ऑफ 11 लॉन्गिट्यूडनल माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं या बंडल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद 9 जो हैं वो माइक्रोफाइब्रिल्स पेरिफेरल साइड पे होते हैं और हर एक का पेयर होता है, ईच कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। और जो 2 सेंट्रल होते हैं, द 2 आर सेंट्रल सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल, सेंटर में 2 होते हैं और सिंगल होते हैं। जबकि 9 जो हैं वो पेरिफेरल साइड पे सर्कुलर में होते हैं, सिलेंड्रिकल फॉर्म में, लेकिन वो पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। अब 9 पेरिफेरल माइक्रोफाइब्रिल्स वो एक रिंग बना देते हैं सेंट्रल शीथ के अराउंड। ईच जो पेरिफेरल माइक्रोफाइब्रिल कंपोज होता है 2 सब फाइबर से, एक डबलेट बना देता है। ये आगे स्ट्रक्चर अभी डिस्कस कर रहे हैं, आगे जब हम इसको देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में इसका स्ट्रक्चर फिर साथ साथ क्लियर होता जाएगा। जो इनर सब फाइबर है डबलेट का वो कंप्लीट होता है और जो आउटर सब फाइबर है वो सी शेप होता है, हाफ होता है।
ईच इनर सब फाइबर जो है उसके 2 आर्म्स होते हैं, उनको हम कहते हैं, जो कि बनते हैं डायनिन प्रोटीन से, और एक इनका रेडियल स्पोक होता है जो एक्सटेंड हुआ होता है सेंट्रल शीथ से बाहर की तरफ। ईच सीलियम और फ्लैजेला जो है वो बेसल बॉडी से निकलता है, और बेसल बॉडी जो है वो होती है वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है, इसकी बेस होती है। Basal body have the same circular arrangements of microtubules, triplets at as centrioles। जैसा कि centrioles की arrangement है, सेम ऐसे ही basal body की triplets में arrangement होती है circular form में। नेक्स्ट है ये इसका स्ट्रक्चर। अगर इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर है और एक, दोनों ही अल्ट्रा स्ट्रक्चर हैं। बेसल बॉडी से आगे ट्रिपलेट सेंट्रियोल की सूरत में लेफ़्ट साइड पे, उसके बाद जो है वो एक तो है इसका सेंट्रल सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आउटर डायनिन है, इनर डायनिन है, नेक्सिन प्रोटीन है, स्पोक हेड्स होते हैं इंटरनल साइड पे, और जो है वो रेडियल स्पोक्स भी होते हैं, और इसके 2 फाइबर्स हैं, सब फाइबर्स ए और सब फाइबर्स बी, जो कि 9 पेरिफेरल साइड पे होते हैं और 2 की फॉर्म, पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। ये टोटल 9 होते हैं इन नंबर। अब इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले एक्सोनीम, सबसे पहले इसकी बेसल बॉडी, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद एक्सोनीम, उसके अंदर आउटर डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल, उसके बाद सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, उसके बाद डेनिन आर्म्स होती हैं इसकी, जो इसको मूवमेंट में हेल्प आउट करवाती हैं। उसके बाद है ये मैकेनिज़्म, ये आपको लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे जाके जो वो है डिटेल मैकेनिज़्म समझ आ जाएगी। अभी नेट की शॉर्टेज की वजह से ये प्ले नहीं हो रहा मुझसे। अब जो है मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट ऑफ सिलियन फ्लैजेला, बेंडिंग इन्वॉल्व्स प्रोटीन नॉब्स अटैच टू ईच माइक्रोट्यूब्यूल्स डबलेट, उसको कहते हैं डायनिन आर्म्स, जो कि प्रोटीन नॉब्स की तरह अटैच होते हैं। अब क्या है कि जब एनर्जी यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी, ये जो डायनिन आर्म्स हैं ये क्या करते हैं, एक दूसरे को ग्रैब करती हैं एडजेसेंट डबलेट में और एक्सर्ट करती हैं स्लाइडिंग फोर्स, यानी कि एक स्टार्ट करती है एक तरफ से स्टार्ट होते हैं वो आर्म्स एक दूसरे को जो है वो फोर्स करते हैं कि अब बस वॉक स्टार्ट कर दो, चलना स्टार्ट कर दो। उसके बाद जो डबलेट्स हैं वो आपस में क्रॉस लिंक्स होते हैं, और अगर वो इस तरह ना हो तो जो वॉकिंग एक्शन है वो स्लाइड, मतलब एक दूसरे के ऊपर से, मतलब कि उसकी मूवमेंट जो है मॉड्यूलेटिंग फॉर्म में ना हो। ये जो डायनिन आर्म्स हैं ये ग्रैब होते हैं एडजेसेंट डबलेट में और एक दूसरे को फोर्स करते हैं कि एक्सर्ट करते हैं स्लाइडिंग फोर्स, जिसकी वजह से फ्लैजेला की और सिलिया की मूवमेंट होती है। इस वीडियो में क्लियर जो है वो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये मूवमेंट क्लियर हो जाएगी डायनिन आर्म्स की और माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट की। उसके बाद जो है वो डिस्कस करते हैं, ये कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए मैकेनिज्म सिलिया और फ्लैजेला की। ये डायनिन आर्म्स हैं 2 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स के दरमियान में। अब जो है इन आइसोलेटेड सिलिया विदाउट नेक्सिन क्रॉस लिंक्स, मूवमेंट ऑफ डायनिन मोटर प्रोटीन कॉजेज माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट्स टू स्लाइड पास्ट वन अनदर। जबकि सेकंड में है व्हेन नेक्सिन इज प्रेजेंट टू क्रॉस लिंक द डबलेट्स, जब नेक्सिन जो क्रॉस लिंक को डबलेट करने लिंक को क्या कहते हैं, व्हेन नेक्सिन इज प्रेजेंट, हाँ जब नेक्सिन प्रेजेंट होती है, अगर प्रेजेंट जहाँ पे प्रेजेंट नहीं है और जहाँ पे प्रेजेंट है, ये 2 डिफरेंसेस हैं। दे कैन नॉट स्लाइड, अगर तो प्रेजेंट है तो स्लाइड नहीं होगी, अगर नहीं प्रेजेंट तो ये स्लाइड होगी, स्लाइड मूवमेंट होगी। स्लाइड एंड द फोर्स जनरेटेड बाय डायनामो कॉज द सीलियम टू बेंड, अगर नेक्सिन होगी तो बेंड हो सकेगा सीलिया का आर्म, अगर नहीं होगी तो बेंड नहीं होगा। मैकेनिज़्म उसके बाद है मैकेनिज़्म ऑफ अगेन वही कि जो मूवमेंट है फ्लैजेला की, एक तो है 1955 में सजेस्ट किया गया था कि स्लाइडिंग ऑफ डबल फैब्रिल्स इन 2 ग्रुप्स एक दूसरे के बाद। अब जो 5 आउट ऑफ 9 डबल फैब्रिल्स है वो एक साथ मूव करती हैं। जो मूवमेंट ऑफ सीलियम है, एक तो पावर स्ट्रोक होती है, एक रिकवरी स्ट्रोक, एक तो पहले एक्सर्ट करती है, एज अ रिजल्ट जो सीलियम है वो बेंड करती है, ये शॉर्ट करती है आर्म्स को, तो उसकी वजह से एक इफेक्टिव स्ट्रोक होता है जिसको पावर स्ट्रोक भी कहते हैं। और आउट ऑफ 9 डबलेट फाइब्रिल जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो सीलिया क्या करता है कि एक स्ट्रेट
हो जाते हैं और उसकी वजह से एक रिकवरी स्ट्रोक जो है ना उसका प्रेशर आता है और उसकी वजह से जो है वो मूवमेंट सीलिया करते हैं। फ्लैजेलम जो है वो मूवमेंट इस तरह से होती है कि रैपिड सक्सेसिव वेव्स होती हैं। वेव्स की वजह से जिसमें बेंडिंग और स्ट्रेटनिंग होती है इस आर्म की फ्लैजेला के जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की, तो वो फ्री एंड की तरफ से जो है रैपिड सक्सेसिव वेव्स जो हैं उसको फ्लैजेला को मूव करवाती हैं। उसके बाद जो है वो थैंक यू सो मच। आपको होप है कि समझ आएगा, वो वीडियो देखेंगे लिंक में तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।